वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार, सत श्री अकाल। भाई साहब मानो तो चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जितेश स्वामी। आज हम खास मुद्दे को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें हमारा जो गुजरात राजकोट से गांधीनगर अहमदाबाद तक हमारे एक एक्स एमएलए साहब हैं जो सिद्धार्थ भाई परमार, वो भूखे पेट बाबा साहब की संवैधानिक पदयात्रा पर निकले हुए हैं और ये ऐतिहासिक पदयात्रा है उनकी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत में जुल्म, अन्याय, अत्याचार SC ST OBC के ऊपर में जो हो रहे हैं उसको लेकर उनके मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा थी और उन्होंने अपने राज्य के सरकार को उन्होंने ये मांग भी दिया था कि हमारे लोगों के साथ हो रहे 10 सूत्रीय मांगों को पूरी की जाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना और अंततः उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया कि अपनी मांगों को सुनवाने के लिए सरकार के पास हम कह करके हम गांधीनगर जाएंगे और वहां राज्यपाल को अपने यात्रियों के लिंक है आपके पास, लिंक पड़ा पहले से। तो सबसे पहले तो मैं भारत के इस गुजरात राज्य से सिद्धार्थ भाई परमार के उस साहसिक और ऐतिहासिक कदम के लिए उन्होंने भारत के बहुसंख्यक मूल निवासी समाज के हक अधिकार की लड़ाई के लिए भूखे पेट 500 किलोमीटर पदयात्रा पर निकले हुए हैं और हम भाई साहब मनोता चनी की ओर से उनके इस कार्यक्रम को कवरेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहरहाल हम उनकी इस पद यात्रा पर आज हमारे साथ जुड़े हुए तमाम मेहमानों को मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रोग्राम में जसवीर भाटिया साहब जुड़े हैं अमेरिका से और सामाजिक कार्यकर्ता रोशनी देवी जी जो दिल्ली से जुड़ी हुई है और वैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता मीना पेरियार जी नेपाल से जुड़ी हुई है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और आज खास कार्यक्रम लाइव प्रोग्राम के स्पेशल धन्यवाद करते हैं। जहां भी जिनके भी यहाँ से आवाज आ रही है कृपया अपनी आवाज को साइलेंट करें क्योंकि हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है। तो मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मीना पेरियार जी उस दिन लाइव प्रोग्राम में जुड़ गई थी। मीना पेरियार जी जो हमारे सिद्धार्थ भाई परमार जो पदयात्रा भूखे पेट निकले हुए हैं और वो 1-2 दिन के अंदर में अहमदाबाद भी पहुंचेंगे और यहाँ एक बड़ी सभा भी होने वाली है। तो इस संदर्भ में कोई भी इंसान जब अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ता है, अपनी आवाज को सुनाने की कोशिश करता है, तो उनको कुछ न कुछ कठिन रास्ते लोकतंत्र और संविधान ने हमें हक भी दिया है, राइट भी दिया है, हमें बोलने की आजादी दी है, अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए सड़कों पर उतर करके अपनी बात रखने की आजादी भी मिली हुई है। इसी तरह तारतम्य में वो एक संवैधानिक पदयात्रा पे निकले हुए हैं सिद्धार्थ भाई परमार। तो इस संदर्भ में मैं आपसे चाहूंगा कि वो जो इस कठिन यात्रा इस गर्मी में तपती धूप में वो अपनी पदयात्रा कर रहे हैं, इस संदर्भ में आपका वो प्रोटेस्ट भी चाह रहे हैं देश के तमाम बहुजन समाज की ओर से। तो मैं आपसे प्रथम प्रतिक्रिया के रूप में सिद्धार्थ भाई परमार के लिए आपके राज्य से और आपके जो दलित शोषित पीड़ित लोगों की ओर से हम आपके विचार साझी करना चाहते हैं। मीना पेरियार जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्ते नेपाल की तरफ से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से। जो भाई ये कठिन पदयात्रा के लिए जो निकले हुए हैं, जो उत्पीड़ित वर्ग के न्याय के लिए, उनकी आवाज, उनका अधिकार दिलाने के लिए जो ये पदयात्रा पे निकले हैं, उनको हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। उनकी ये उन्हें सोच बनाई है उसको हम सम्मान करते हैं। उनकी पदयात्रा सफल हो। देश जो है वो हमारा है। इस देश में जो रहते हैं, जो देश के बासिंदा हैं, वो उसी देश के बच्चे हैं। देश के जो राज करने वाले राजनेताओं हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए जो संविधान हम लोगों को अधिकार प्रदत्त किया है वो अधिकार दिलाना चाहिए। लेकिन जो पहले से चलता हुआ है
चलता आया हुआ है कि किसी ऊंचे वर्ग या किसी हाँ तो ओपन करो, लोगों को ही जाता है। देश के बहुत बहुसंख्यक रूप में जो दलित हैं, जो जनजाति है, जो आदिवासी है, उन लोगों का अधिकार फिर भी संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन कार्यान्वयन नहीं होता है। तो ये कार्यान्वयन हो, ये हमारा फंडामेंटल जो राइट है वो सबको मिले। इनकी जो पद यात्रा है, फिर से मैं नेपाल देश से और मेरे व्यक्तिगत तरफ से इनको सलाम करती हूँ। इनकी पद यात्रा सफल हो, जो सोच इन्होंने बनाई है इसका नमन करते हैं हम लोग, उच्च सम्मान करते हैं। बस यही शुभकामना देना चाहती हूँ अभी तो। बहुत शुक्रिया मीना पेरियार जी। हमारा ये जो महीना है वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो आगामी 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस भी है, और बाबा साहब ने जिस ढंग से भारत के बहुसंख्यक समाज के लोगों के लिए अपने परिवार की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी, और उनका ये जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। और इसी विषय को चुनकर सिद्धार्थ भाई परमार ने कुछ सोचा होगा कि इस माह में बाबा साहब ने जो अपने बच्चों की कुर्बानी देकर अपने बहुसंख्यक समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, देखो ले लेगा तो ऐसे अधिकारों को देकर वो आज अपनी यात्रा पर निकले जो हुए लिखा है तो मेरे को बताना। और मैं रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा। रोशनी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है दिल्ली राज्य से, हमें सुन पा रहे हैं। तो जो सिद्धार्थ भाई परमार हैं वो राजकोट से गांधीनगर तक की 500 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हुए हैं अपने सहयोगी साथियों के साथ में। तो उन्होंने जो ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है, लोग तो पदयात्रा करते हैं या आंदोलन करते हैं तो वो ऐसे ही खा पी करके यात्रा करते हैं, लेकिन इन्होंने बिना अन्न का त्याग करके इस गर्मी में उन्होंने जो अपने समाज के हक अधिकार के लिए जो एक कठोर निर्णय लिया है, और इस पर हम आपके प्रोटेस्ट के लिए, उनके सहयोग के लिए दिल्ली राज्य की ओर से हम एक महिला होने के नाते, सामाजिक एक्टिविस्ट होने के नाते आपका समर्थन और आपके विचार इस पद यात्रा के संदर्भ में हम लेना चाहेंगे। रोशनी देवी जी हमें सुन पा रहे हैं तो अपने विचार साझा करें। रोशनी जी अपनी बात रखें। जय भीम सब सभी लोगों को, उपस्थित लोगों को, सबको मेरा जी आपकी आवाज आ रही है, बोले। रोशनी जी अपनी बात रखें। मुझे लगता है कि इनके मोबाइल पे कोई नेट का कोई इशू होगा या जो भी होगा, तो उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ऐतिहासिक निर्णय जो हमारे सिद्धार्थ भाई परमार ने जो गुजरात राज्य से लिया है, और मुझे लगता है ये ऐतिहासिक यात्रा भारतवर्ष में कहीं अगर कोई निकाला है तो वो सिद्धार्थ भाई परमार ने किया हुआ है। तो मैं जो संवैधानिक पद यात्रा के संदर्भ में, जैसा कि अभी मीना पेरियार जी ने अपने विचार साझे किए, तो इस बाबत मैं भाटिया साहब से चाहूंगा कि जिस ढंग से समाज के अंदर में कुर्बानी और त्याग और बलिदान समाज के हक अधिकार के लिए देना पड़ता है, तो इस बाबत आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार साझे करें जसबीर भाटिया साहब। जी नमस्कार, सत श्री अकाल सबको। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। देखिए, लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं उसकी परिभाषा यही है कि जो लोगों की आवाज है उसको ध्यानपूर्वक सुना जाए और उनकी जो शिकायतें हैं इनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाए, और वो शिकायतें जायज हैं तो उनके ऊपर अमल करना चाहिए। लोकतंत्र का तो यही मतलब है ना, अदरवाइज लोकतंत्र क्या हुआ? जब संविधान है, संविधान का होने का मतलब ये है
कि हम उसकी बात माने। जब संविधान के अंदर जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें। तो अगर ये सब होते हुए तानाशाही चलती रहेगी तो फिर हम ना इसको तो लोकतंत्र कह सकते हैं, ना एक संवैधानिक व्यवस्था समझ सकते हैं। तो चाहे जो भी, मुझे डिटेल तो मालूम नहीं है, लेकिन जो भी इतनी बड़ी कुर्बानी करके पद यात्रा कर रहे हैं भारत के लिए, तो मैं ये अपील करूंगा कि जो अधिकारी हैं, जो सत्ताधारी हैं, उनको उनके विचारों का समर्थन करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनके अधिकार जो हैं उनको दिलाने चाहिए। ये तो बड़ी सादी सिंपल बात है, क्योंकि भारत ने जब अपने आप की संवैधानिक लोकतंत्र माना है तो उस लोकतंत्र के संविधान को मानना चाहिए। यही मेरी राय है। उसके अलावा और कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र बना के दिखाइए, लोकतंत्र का पालन करिए। अंग्रेजी में लिखते हैं, जैसे संविधान है उसमें पहला ही शब्द है वी द पीपल, दैट हम लोग, वी द पीपल गवर्न आवरसेल्व्स विद इन द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल, विद इन द पीपल और फॉर द पीपल। मतलब ये हुआ कि जो लोकतंत्र है उसका भाव ये है जो जनता है वही उसके विचारों से राज होगा, उनके लिए राज होगा, उनके माध्यम से राज होगा। लेकिन कुछ एक पार्टी अगर सत्ताधारी बन जाती है, अपना कंट्रोल करने के लिए संविधान की उल्लंघना करती है, तो वो फिर जायज नहीं है, ये गलत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी पदयात्रा सफल हो और जो उनका अधिकार है उनको पूरे ध्यान से सुना जाए और यथाशक्त उनको माना जाए। यही मेरी प्रार्थना है। बहुत शुक्रिया जसबीर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं रोशनी देवी से, बेदराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बेदराम जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। अपनी बात रखें। मैं जगदीश जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी। बोलो ना, उनको तो दिख रहा है। अपनी बात रखें। अपनी बात रखो। जगदीश भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसका जो एयरफोन है इसको निकाल देता हूँ। बोलो आप, आपका नंबर है। मेरा नंबर कहाँ बोल? आपको ही तो बोला है जय भीम करके। रोशनी जी अपनी बात रखें इस बाबत, जो अभी आज की जो चर्चा चल रही है इस पर अपनी बात रखें रोशनी जी। ठीक है सर, ठीक है। जय भीम सर जी। मैं सिद्धांत जी की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि वो अकेले हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं, जबकि हमारी संख्या अब लाखों से ऊपर पहुंच चुकी है। उनको अकेले चलने की जरूरत नहीं है। रोशनी जैसी बहन उनके साथ है। गर्मी में, भूख से, प्यास से अकेले सफर कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। हमारी सद्भावनाएं उनके साथ हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि इस तरह की लड़ाइयां पूरे देश में जग जानी चाहिए और सभी को इस चीज की मांग करनी चाहिए। संविधान के हकदार हैं हम, संविधान हमारा हक है। एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, हम संविधान के अधिकारी हैं। हमें संविधान मिलना ही चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी आए, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, मगर संविधान कायम रहना चाहिए। जी, बाबा साहब का ये जो आगामी 14 तारीख को जन्म दिवस भी है, उसको देखते हुए भी सिद्धार्थ भाई परमार ने सोचा होगा कि ये जो महीना है बाबा साहब का योगदान है, उन्होंने संविधान दिया है, उसकी राइट को लेकर हमें अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़नी चाहिए। तो इस बाबत मैं चाहूंगा रोशनी जी की, जो संविधान ने हमें राइट और अधिकार दिए हैं, इसके बावजूद भी तमाम कई देशों में, कई राज्यों में अपने अपने पार्टी के सरकार है। लेकिन अभी भाटिया साहब ने कहा कि लोकतंत्र में जो 3 पायदान है, बी द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल,
जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए सरकार में जनता के हित सर्वोपरि कही जाती है। तो इस बाबत मैं दोबारा आपसे चाहूंगा कि लोकतंत्र में इतना बड़ा अधिकार जो संविधान की पद की प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं, उसके बावजूद भी जो शासन सत्ता में बैठे हुए जो राजनेता है वो भूल जाते हैं संविधान की हक अधिकार की जब बात देने की बात आती है। तो इस पर मैं आपसे दोबारा ये चाहूंगा कि जो संविधान ने इतना बड़ा राइट दिया है, तो ये संवैधानिक काम जो करते हैं राजनेता बन करके, जो जनता ने इन्हें चुना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे रोशनी जी? जो राजनेता लोग हैं उनमें ज्यादातर मनुवादी लोग हैं। मनुवादी नहीं चाहते कि हमारा जो संविधान है वो हमें हमेशा के लिए मिलता रहे। बाबा साहिब के बताए हुए रास्ते पे हम चल तो पड़े हैं, मगर ये लोग भटकाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये संविधान बदल देना चाहते हैं, और मैं तो ये चाहूंगी कि संविधान बदलने की किसी की हस्ती नहीं है। जो बाबा साहिब ने लिखा है वो पूरे भारत में, विदेश में कोई नहीं लिख पाया है, और ना ही इन लोगों में ये ताकत है कि ये संविधान किसी और तरीके से लिख सके। इनका संविधान चलने वाला नहीं है। ये संविधान जो बाबा साहिब ने लिख दिया, कोई राजनीति वाला आए, कोई आए दुनिया में, उनकी पदवी पर कोई नहीं आ सकता है। जो बाबा साहिब ने हमें राइट दिए हैं, उन राइट को हम खोने नहीं देंगे। हम सिद्धांत जी के साथ हैं और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। जी, मैं हमारे साथ में अंकल जी सुन रहे होंगे, वेदराम जी, तो वो भी अपनी इस कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके साथ जो भी बैठे हुए हैं उनसे मैं चाहूंगा कि आपका स्क्रीन ऑन भी नहीं हो रहा है, वीडियो भी ऑन नहीं हो रहा है, बहरहाल कोई बात नहीं, आपकी आवाज हमारे तक पहुंच रही है। मैं वेदराम जी से भी चाहूँ जी। हो गया, बोलो जी। वेदराम जी अपनी बेबाक बात रखें। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? जी, हमारे ये तक आवाज आ रही है आपकी। जी, मेरा तो विचार ये है कि जो अब ये जोर शोर से मनोवादी जो लगे हुए हैं बाबा साहब के संविधान को चेंज करने के लिए, और इन्होंने पूरी अपनी ताकत लगाई हुई है। इन्होंने उसका प्रिंट भी निकाल लिया है जिसपे इन्होंने अपने देवी देवताओं के सबके चित्र हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी तो सोच ये है, अगर ये 24 में आ जाते हैं तो जो नया पार्लियामेंट ये बना रहे हैं, लगता है उसी में ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। लेकिन अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो ऐसा नहीं होने देंगे, और हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, ये अच्छा नहीं है समाज के लिए। तो हमें एकजुट होना है। मेरा विचार यही है। जय भीम, जय संविधान। जी, बहुत शुक्रिया वेदराम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ संतोष साहू साहब जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य से। मैं संतोष साहू साहब चाहूंगा कि वो स्क्रीन पे आए और आज हमारे साथ अपने विचार साझे करें। संतोष साहू साहब, बहुत स्वागत है। संतोष साहू साहब हमें सुन पा रहे हैं तो स्क्रीन पे आ जाएं। हेलो, हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है संतोष साहू साहब। जी जी सर, आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो जो सिद्धार्थ भाई परमार जो गुजरात राज्य से 500 किलोमीटर की ऐतिहासिक पद यात्रा निकाले हुए हैं, वो भी बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों को लेकर, ST ST OBC की अपने हक अधिकार को लेकर, जुल्म अत्याचार जो भारत देश के अंदर में हो रहे हैं उसको लेकर, 10 सूत्री मांगों को लेकर निकले हुए। मुझे लगता है कि भारत देश के अंदर में वो ऐतिहासिक पद यात्रा उन्होंने पहली बार शुरू करी होगी, क्योंकि वो अन्न को त्याग करके इतनी तपती धूप में निकले हुए, और जब उनकी मांगे नहीं सुनी गई, सरकार को उन्होंने आवेदन दिया, आवेदन के जवाब में किसी प्रकार के कोई आश्वासन नहीं मिले, तब उन्होंने ये जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है 14 अप्रैल का महीना, इस तपती धूप में उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देश और दुनिया से तमाम उनको सपोर्ट मिल रहे हैं। जी, मैं भाई साहब मानवता को
और भाई जगदीश सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सोशल मीडिया में क्रांति कर लोगों को जगाने में बहुत बड़ा योगदान है आपका, और आप भारत के गुजरात राज्य में भी जाके जिस तरीके से आपने छत्तीसगढ़ में कार्य किया, वो कार्य आप गुजरात में कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और परमार साहब जिस तरीके से भूखे प्यासे गांधी नगर तक, राजकोट से गांधीनगर तक पद यात्रा, वो भी बिना अन्न जल के जो पद यात्रा कर रहे हैं, और वो पद यात्रा देश के लिए है, समाज के लिए है। उनका कोई निजी ये बात या इसमें निजी उनका कोई लाभ नहीं है। लाभ होगा तो देश को होगा, समाज को होगा, क्योंकि ये बात सही है कि आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड लोगों के साथ या माइनॉरिटी के साथ जिस तरीके से देश में व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि हम सब इस देश के नागरिक हैं या नहीं, यही अब तो सोचना पड़ रहा है। आए दिन ऐसे क्रूर और जघन्य अपराध हो रहे हैं एक देश में, इस तरीके से अपने ही देश के लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, और वो भी संविधान के रहते हुए। आज भारत का संविधान अस्तित्व में है, भारत में लिखित संविधान है जिसके दायरे में भारत का समस्त संवैधानिक संस्था है, और भारत में समस्त कानूनों का स्रोत भारत का संविधान है। और ये संविधान को लोग जानबूझकर कमजोर करना चाहते हैं, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते नहीं, कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो 10 सूत्री मांग है, उस मांग का मैं छत्तीसगढ़ ओबीसी मोर्चा की तरफ से इस आंदोलन का समर्थन करता हूं। और ये बात मैं दृढ़ता पूर्वक कहना चाहता हूं कि भारत में को हटाकर बैलेट पेपर से ही आगामी भारत के समस्त चुनाव कराए जाएं, क्योंकि ये कहना कि भारत में बैलेट पेपर से बहुत कागज का खर्च होता है, तो ये बात ये भी है कि एक दिन में अखबार न्यूज़पेपर में जितना कागज खर्च होता है, उतने ही कागज में हमारे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा। और ये कहना कि नहीं ईवीएम से त्वरित चुनाव हो रहा है, तुरंत रिजल्ट आ रहा है। अभी आप देखें कि 5 राज्यों के चुनाव में 7 चरण तक चुनाव चलता रहा। 10 फरवरी से चुनाव पहला मतदान पड़ा और 10 मार्च को उसके परिणाम आए, 1 महीना लग गया। और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इतना बेतहासा आश्चर्यजनक इसमें खोज और आविष्कार हुए, इसकी प्रगति हुई है कि कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में किया जा सकता है। इसलिए और ये भी बात है कि दुनिया के 33 देशों में इसका उपयोग हुआ है। कई देश के लोग इसको बैन किए, विकसित देशों में भी बैलेट पेपर से चुनाव कार्य हो रहे हैं। तो भारत तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में हम अभी भी विकासशील देशों की श्रेणी में हैं। हमारे देश में ईवीएम को हटाकर पुराने पद्धति से बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के माध्यम से चुनाव कराया जाए, ऐसा चारों तरफ से आवाज है। अनेक राजनीतिक दल भी साहू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। ऐसी स्थिति में इतना बड़ा साहस दिखाना, मैं गुजरात के सभी साथियों को जो आंदोलनकारी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और वो देश हित में इतना बड़ा कदम उठाए हैं, इसका मैं स्वागत करता हूं। और हम सब छत्तीसगढ़ के तरफ से भी आप सबके आंदोलन में हम सब सहयोगी हैं, सहभागी हैं, क्योंकि ये आज भारत का संविधान है तभी इस देश में खुशहाली है। जब भारत का संविधान नहीं था तो यही देश है, यही मिट्टी है, यही आबो हवा है, यही नदी और पहाड़ है। इसी देश में हमारे पुरखों के साथ कितनी बर्बरता हुई, और बर्बरता का कारण कि भारत में एक लिखित संविधान नहीं था। और आज लिखित संविधान भारत में है। ये संविधान हम लोगों का जीवन मरण का सवाल है। इसी संविधान से हम खुशहाल हैं।
और इसकी हिफाजत और रक्षा के लिए हम सब लोग तत्पर हैं और आप सब लोगों के साथ हैं। मैं इस मौके पे इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से। बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए मीना जी से चाहूंगा कि वो दोबारा हमारे स्क्रीन पे आए और जिस ढंग से पड़ोसी राज्य में होते हुए भी वहां पे दलित लोगों के ऊपर में अन्याय अत्याचार जुल्म होते हैं और सेम परिस्थितियां भारत में और नेपाल में भी है। इसको आप बखूबी आप जानते हैं क्योंकि आप एक सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो इस संदर्भ में मैं मीना जी से चाहूंगा कि जो ऐसे जो जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, वो आजादी के इतने वर्षों बाद भी दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके पीछे लोगों का कारण क्या मानते हैं, क्या समझते हैं और इससे हम निदान कैसे पा सकते हैं? मीना जी। हेलो जी, मीना जी हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी आ जाएं इस स्क्रीन पे। हेलो मीना जी से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। मैं रोशनी जी से चाहूंगा कि जो अभी संतोष साहू जी ने अपनी बातें रखी है इस बाबत अपने विचार दोबारा रखें। रोशनी जी। जी, संतोष साहू जी से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं, साहू जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आज भी हमें ऐसा लगता है कि हम आजाद भारत में सांस नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम किसी और जगह हैं। क्योंकि हमारे साथ जितना भेदभाव होता है वो शायद किसी और देश में ऐसा नहीं होता है। हमें एकजुट होकर ही संघर्ष करना पड़ेगा और इस तरह टुकड़े में बंटने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई है, सिद्धांत जी ने, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि वो इसी तरह अपना हौसला बढ़ाए रखें। हम उनके साथ हैं। वैसे तो साथ नहीं है क्योंकि धूप में तो वही चल रहे हैं, हम घर में बैठ के बात कर रहे हैं, मगर हम उनके हौसला अफजाई के लिए ये 2 शब्द जरूर कहेंगे कि वो हिम्मत करें और हम उनके साथ हैं। जी बहुत शुक्रिया। मीना जी हमें सुन पा रही हैं दोबारा? मीना जी लाइन पे है? हेलो हेलो मीना जी। लगता है मीना जी का कनेक्शन हमसे ठीक से नहीं हो पा रहा है। मैं दोबारा जसबीर भाटिया साहब के पास में जाना चाहूंगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जो आप बातें की है, जी ने कहा है, लेकिन जिस ढंग से राइट की बात आती है, मौलिक अधिकार की बात आती है, तो आप देखते होंगे कि अमेरिका जैसे देश में भी जब लोगों के हक अधिकार की बात आती है तो एक अन्याय अत्याचार के लिए लोग वहां सड़कों पर उतर आते हैं। आपने एक काले व्यक्ति की जब वहां पे एक पुलिस वालों ने बेदर्दी से उसको पैर में कुचल के मार डाला था, तो वहां के लोगों ने किस ढंग से सड़कों पर आकर के वहां की जो सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था एक घटना को लेकर। तो अब आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता को कितनी बड़ी राइट दिया हुआ है, कितना बड़ा अधिकार दिया हुआ है, लेकिन भारत में बहुसंख्यक समाज 90% मूल निवासी लोगों के हक अधिकार आज भी कुचले जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हैं? चूंकि आप एक वैश्विक देश में रहते हैं और वहां पे और भारत की परिस्थिति में इस पे आप समीक्षात्मक हम आपसे विचार जानना चाहेंगे। भाटिया सर जी, सबसे पहले मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, जैसे साहब ने कहा कि आप ऐसे विषयों को जनता के सामने ला रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, तो वो बड़ी अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मन का भी धन्यवाद। जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स की बात है, सिर्फ लोगों में वो जागृति ही नहीं, लेकिन जो सत्ताधिकारी है वो सुनते भी है। देखिए, शांति की आवाज तभी ताकत तब बनती है जब सुनने वाला भी क्यों हो।
जी जी। यहाँ पर जो है एक दो बड़ा अंतर, जैसे आपने अभी कहा कि पुलिस वाले ने कि बर्बरता के कारण उस एक ब्लैक अमेरिकन की जो मौत हो गई थी, अब वो पुलिस वाला जेल में है, देखिए ना, पुलिस वाला जेल में है। और एक ही बात नहीं है, कई ऐसी जगह पर हुआ है जहां पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल करके लोगों को मार दिया, तो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को इस तरह से जेलों में पड़े हैं। और पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर जो है वो ऐसी नहीं है जैसे भारत में। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ आपके इस माध्यम से कि ये जो हमारी देश की पुलिस व्यवस्था है भारत की, वो अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। और जो पुलिस है ज्यादातर बस सत्ताधारियों के ही पीछे पड़ी रहती है, उन्हीं की सेवा में लगी रहती है, उनको बचाने में। कोई भी काम करें जनता के अगेंस्ट ही है वो, बस जहां चाहो लाठी चार्ज कर दें, जहां चाहो लाठी मार दें, जहां चाहो टीयर गैस कर दें। यहाँ की पुलिस जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हमारे काउंटी कहते हैं उसे, उसमें इलेक्शन होती है। जो सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है, जिसे शरीफ बोलते हैं, वो लोग उसका चुनाव करते हैं और फिर एकेडमी से पास हुए जो कैडेट है वो पुलिस में जाते हैं। उनको संविधान की नॉलेज होती है, कानूनों की पूरी नॉलेज होती है, और वो कोई भी काम बिना कानून की हद के बाहर नहीं जाते। हाँ, कोई ना कोई ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो ज्यादती करते हैं, फिर कानून उनके पीछे बढ़ता है, उनको सजाएं भी मिलती। तो हमारे देश की जो पुलिस है वो एक गवर्नमेंट, जो सत्ताधारी गवर्नमेंट वो उसे कंट्रोल करती है। इसलिए ये बड़ा भारी अंतर है कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में, पुलिस जो है जिसका काम है न्याय करना, न्याय का ध्यान करना, या जिसे कहते हैं ना लॉ एनफोर्समेंट कहते हैं यूएसए में, जो कानून की पालना करते हैं, वो उसी की खिलाफत करते हैं, उसी को तोड़ते हैं। वो जनता के खिलाफ ही वो काम करते हैं। तो कैसे देश का भला होगा? हिंदुस्तान में कोई भी इंसान जिसको कुछ जरूरत हो, पुलिस वाले से बात करने से डरते हैं, क्योंकि वो उन्हीं के पीछे पड़ जाए। यहाँ पर देखिए, अगर कोई आप हाईवे पे जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी पेट्रोल खत्म हो गया, तो वो कॉल करते हैं पुलिस को, और पुलिस वाले आके उनकी मदद करते हैं, उनके लिए पेट्रोल लेके आते हैं ताकि उनकी गैस कार में डले और आगे जा सके। तो ये बड़ा अंतर है हमारे देश की व्यवस्था में और ये जो विकसित देश हैं इनकी व्यवस्था। तो इसीलिए संविधान की पालना नहीं हो पा रही, कि जो संविधान की पालना करने वाले हैं वो खुद ही अत्याचारी हैं, खुद ही जनता के ऊपर जबरदस्ती करते हैं। तो फिर कैसे होगा? ये सारा सिस्टम ही जो है चेंज करना होगा। तो अंत में इतना ही कहूंगा कि जो आप क्या नाम बताया उसका, जो कर रहे हैं पद यात्रा, सिद्धार्थ भाई परमार। मैं यही कामना करता हूँ उनकी भलाई के लिए, ताकि वो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा बिना अन्न छोड़ के करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे और जो देश है उनकी आवाज को सुने, समझे और उनके अधिकारों की तरफ ध्यान दें, और जो आप सबकी आवाज है उसको सुना जाए, तभी हम अपने आप को लोकतंत्र कह सकते हैं। अदरवाइज हमें अपने आप को लोकतंत्र कहने का कोई अधिकार नहीं करो। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया जसप्रीत भाटी साहब, आपने मार्मिक शब्दों में बहुत सुंदर बयान किया है। मैं बताना चाहूंगा, सिद्धार्थ भाई परमार का नाम ही, जैसे गौतम बुद्ध का नाम ही सिद्धार्थ था, उसी के नाम के अनुरूप ये सिद्धार्थ भाई हैं। और उनके माता पिता से भी मैं मिला तो उनके माता पिता बहुत वयोवृद्ध हैं और अपने बेटे के उस पद यात्रा में बुजुर्ग होकर के भी 86 साल की उम्र में होने के बावजूद भी अपनी गाड़ी में पीछे अपने बेटे के हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि 1942 में
उनके परिवार में बाबा साहब अम्बेडकर का राजकोट में आगमन हुआ था और उनके परिवार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न का पूरा इतिहास और उनकी प्रेरणा उनको मिली हुई है उनके परिवार में। मैंने उनके पिताजी से जब बात किया तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने जो इतना बड़ा निर्णय लिया है हम उसके साथ हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने बेटे को अन्न त्यागने का हमने मना किया था, लेकिन बेटा इस बात को नहीं माना। फिर भी हमें गर्व है कि हमारे बेटे ने इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया है। और यहाँ की महिलाएं जब वो यात्रा पे निकल रही थी तो कोई दीपक जला करके पुष्पमाला छिड़क करके हजारों महिलाओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और उन्होंने कहा है कि हम उनके साथ हैं। क्योंकि जब मैं उनकी यात्रा जब निकल रही थी तो मैं उनके कवरेज करने के लिए उनके साथियों से मिला, उनके परिवार से मिला, तो मुझे एक दिल की गहराइयों से उनके जो परिवार में जो बाबा साहब के विचार और उनके मार्गदर्शन उनके मेरे परिवार में मिला है, तो मुझे लगता है कि वो समाज के लिए मर मिटने वाला परिवार है। और उनके वयोवृद्ध पिता और माँ दोनों अभी जीवित हैं और उनके अपने बेटे के साथ में वो गाड़ियों में बैठ करके पीछे पीछे चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतना होनहार उनका बेटा है जो इतनी कठिन यात्रा, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में ये ऐतिहासिक यात्रा सिद्ध कहलाएगी, ऐतिहासिक घटना कहलाएगी। और हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी दाऊ नंद कुमार बघेल जी जो वयोवृद्ध हैं, ऐसी साहसिक यात्रा के लिए उनका भी आने की संभावना अहमदाबाद में है। तो बहरहाल इसकी तैयारी चल रही है। मैं संतोष साहू साहब से चाहूंगा कि अगर आप रायपुर में हैं, अगर दाऊ जी होंगे तो उनके विचार भी हमें, उनका आशीर्वाद भी हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से साझी कर सकते हैं। और अगर सो गए होंगे तो उनकी बातों को हमारे देखने वालों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आप रायपुर में हैं और साथ में दाऊ नंद कुमार बघेल जी। तो इस बाबत इतनी बड़ी प्रेरणा भरी बातों को लेकर संतोष साहू साहब अगर हमें सुन पा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के हमारे पेरियार कहे जाने वाले दाऊ नंद कुमार बघेल जी की भी संदेश हमें हमारे तक पहुंचाए। जी संतोष साहू साहब आवाज रखें, अपनी आवाज। आपकी आवाज नहीं आ रही संतोष साहब, संतोष साहब आवाज नहीं आ रही है। जी बाबूजी सो गए हैं, आज दिन भर का व्यस्त उनका कार्यक्रम था। मैं कल आपसे सुबह बात कराऊंगा। जी जी हाँ आवाज आ रही। जी बाबूजी दिन व्यस्त रहे, अभी वो आराम कर रहे हैं, मैं सुबह आपसे बात कराऊंगा। जी जी ठीक है सर, ओके। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब। मैं आज की इस परिचर्चा पर लास्ट कमेंट के रूप में संतोष साहू जी अपनी बात रखें और हम आज इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। जी मैं इस मौके पे इतना ही कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थ भाई परमार जी जो कदम उठाए हैं, और जैसा कि आपने कहा कि महामानव सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का उनके परिवार में आगमन हुआ था। और जब ऐसे महामानव जिनके परिवार में आए, उनकी प्रेरणा निश्चित रूप से उस परिवार में है और वो बीज रूप में रहा और आज वो एक इतना बड़ा रूप लिया है। और ये न्याय और भाईचारे के रास्ते में निकल पड़े हैं, निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं हैं। और अभी पुनः मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ ओबीसी जो एक बड़ा संगठन है, जैसा कि आपको पता है, तो जब जैसा जरूरत पड़ेगा हम हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया संतोष साहू साहब।
मैं लास्ट कमेंट के रूप में मीना पेरियार जी से चाहूंगा कि नेपाल से जुड़ी हुई है, नेपाल से सुन पा रही है हमें मीना जी, तो अपनी लास्ट एक मिनट का मैसेज ऐड करना चाहता हूँ मैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी जो संघर्ष चल रहे हैं ना, इनको जारी रखें। और अगर संघर्ष को कामयाब करना चाहते हैं, मैं तो न जानता हूँ अगर आप 100 दिन संघर्ष करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर 100 दिन का क्रेडिट आप एक दिन में लेना चाहते हैं तो आप सच्चाई और ईमानदारी के बलबूते पर चलेंगे तो 100 दिन का क्रेडिट आपको एक दिन में मिल जाएगा। तो सच्चाई और ईमानदारी से संघर्ष लाएं और सच्चाई और ईमानदारी से लोगों को जोड़ें तो उनको भी समझ आ जाएगा और ये संघर्ष भी कामयाब हो जाएगा। हम गारंटी के साथ देते हैं कि अगर सच्चाई और ईमानदारी लोगों के अंदर आ जाएगी ना तो उनको ना कोई झुका सकेगा, ना कोई गिरा सकेगा, ना कोई मिटा सकेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब आपका इस प्रतिक्रिया के लिए। मीना जी लास्ट कमेंट के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दें आज की परिचर्चा पर। रोशनी जी और मीना जी हमें सुन पा रहे हैं, तो जो भी पहले सुन पा रहे हैं वो अपनी बात रखें 1 मिनट में। हेलो जी जी, सिद्धार्थ भाई की यात्रा की शुभकामनाएं करते हैं। और जब भी देश अगर भूल जाता हो अपने जनों को, अपने लोगों को देश भूल जाता है, तो वहां पर विभिन्न दौरान में वीर शहीद उनको याद दिलाते हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है वो याद दिलाते हैं। ऐसी ही एक वीर गाथा जो इतिहास में लिखी जाएगी वो सिद्धार्थ भाई ने शुरू की है। उसकी सफलता की शुभकामना देना चाहती हूँ बस। जी बहुत शुक्रिया मीना जी, आप हमारे साथ हमेशा हौसला अफजाई के लिए, ऐसे सामाजिक कामों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े, तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद नेपाल राज्य से मीना जी। मैं रोशनी जी से चाहूंगा कि रोशनी जी अपनी प्रतिक्रिया 1 मिनट में दें। रोशनी जी, रोशनी जी, वेदराम जी जहां भी सुन पा रहा है, लास्ट प्रतिक्रिया आज के इस प्रोग्राम की। जी, मैं रोशनी ये बोलना चाहूंगी जो साहू जी ने बोला है, हम सिद्धांत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और वो अपने आप को अकेला ना समझे, हम उनके साथ हैं। हमारा जितना योगदान हो पाएगा बाबा साहिब के लिए हम उतना योगदान देंगे। जी बहुत शुक्रिया रोशनी जी। हमारे आप दिल्ली राज्य से हैं और आप एक वहाँ पे ह्यूमन बीइंग के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम करती हैं। बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़कर, आपने अपनी महत्वपूर्ण समय देकर हमारे इस प्रोग्राम में अपना हौसला अफजाई किया है सिद्धार्थ भाई परमार के लिए। मैं लास्ट कमेंट के रूप में फिर से दोबारा 1 मिनट के लिए मैं फिर से जसबीर भाटिया साहब से चाहूंगा कि सिद्धार्थ भाई परमार के हौसला अफजाई के लिए हमारे देखने सुनने वालों को और उनके परिवार के लिए, सिद्धार्थ भाई के लिए संदेश दें। भाटिया सर। जी सर, मैं जो पहले कहा कि संविधान के बारे में, मैं देखिए रोज खबरें देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। अभी यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग चल रही है कि रशिया किस तरह से अत्याचार कर रहा है यूक्रेन के लोगों के ऊपर, वो मैं बयान नहीं कर सकता। महिलाएं भी हैं हमारे ग्रुप में, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर वो अत्याचार कर रहे हैं। तो तब यही होता है जब कोई सत्ताधारी किसी कानून व्यवस्था या अपने संविधान को नहीं मानते और अपनी मनमानी करते हैं, तो सारा यूक्रेन का देश इन्होंने उजाड़ के रख दिया है। मैं आपको फोटो दिखा सकता हूं, देख के दिल टूट जाता है हमारा। हालांकि एक बड़ा देश है, फिर भी इंसान तो इंसान ही है ना। महिलाएं हैं, सबकी बहनें हैं, भाई हैं। मेरी अपनी पत्नी और मेरी बेटी, आपको मालूम है, अभी पोलैंड के बॉर्डर पे है, यूक्रेन की तरफ भी जाती हैं। 2 महिलाएं, इतनी कड़ी सर्दी है वहां पर कि वही लाइन में 12-12, 14-14 घंटे लोग लाइनों में खड़े रहते हैं ताकि उनको पासपोर्ट चेक किया हो सके। और 2 महिलाएं थक के, सर्दी से, भूख से गिर के मर गई। तो मेरे कहने का भाव क्या है आज के संदर्भ में कि जब भी कोई सत्ता इस तरह से
कानून को बिल्कुल एक तरफ करके अपनी मनमानी करती है, इस तरह से अत्याचारों के ऊपर उतर जाती है, तो उसका क्या हाल हो सकता है देश का। तो मैं यही कामना करता हूं कि परमार साहब जो से लेके अपनी पद यात्रा शुरू की है, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और कामना करता हूं कि उनका जो यात्रा है सफल हो। और जो भी आप सब लोग उनका इस तरह से समर्थन कर रहे हैं, उनका साथ देने की बात कर रहे हैं, वो आप उनको तभी हो सकता है जब आप जाके उनके साथ चलें। जब उनके साथ जाके आप चलेंगे तभी वो महसूस करेंगे कि हाँ, मेरे साथ लोग और भी है। लाके दूर बैठ के इस तरह से बात करना तो आसान है, लेकिन जाके खुद उनके साथ चलें, देखें क्या हो रहा है। जब गांधी जी ने यात्रा की थी इस तरह से, जिसे सॉल्ट जो वो जो क्या कहते हैं उसको, नमक यात्रा, गांधी का नमक यात्रा, तो कितने हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे उनके साथ। इसी तरह से हजारों लाखों लोग उनके साथ मिलके उनके साथ चले, तो फिर उसका इम्पैक्ट भी होगा। तो ज्यादा समय ना लूं, मैं फिर कामना करता हूँ कि उनकी ये पद यात्रा सफल रहे और जो सत्ताधारी है वो कानून और संविधान की पालना करें। सत श्री अकाल साहब। हम पोलैंड के उस ऐतिहासिक जो टूर पे हमारी सिस्टर हरवीर जो और आंटी जी गई हुए हैं, उस पर हम कल कोशिश करेंगे कि कल का हम प्रोग्राम उनके लिए समर्पित करें, क्योंकि वो इतनी कठिन यात्रा पर वहां पे आंटी जी के साथ गई हुई है और लगातार वहां के बच्चों से, वहां के बुजुर्गों से, वहां के हालात पर एक वुमेन बीइंग का काम कर रही है। तो कल हम एक हफ्ता हो गया है, पिछले हफ्ते हम लोग उनके साथ जुड़ करके कुछ बातों को साझी करने की कोशिश किए थे। तो बहरहाल कल हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे इसी टाइम, और वहाँ के हालात जानने की कोशिश करेंगे, और उनकी इस प्रयास को लेकर जो भी ताजा हालात है उसके बारे में हम कल अपडेट लेंगे। तो बहरहाल मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करता हूँ। हमारे साथ जुड़े संतोष साहू साहब का रायपुर से, रोशनी देवी जी का, और मीना पेरियार जो नेपाल से जुड़ी थी उनका, और स्पेशल आज के इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर मेघराज जी का मैं धन्यवाद करता हूं। जसबीर भाटिया साहब का, जो अमेरिका से जुड़कर आप हमें इस महत्वपूर्ण चर्चा पर भाग लिए, अपने विचार साझी की। मैं आज कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले भाषा मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे महत्वपूर्ण चर्चा पर लाइक, अपनी प्रतिक्रिया भी दें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक हम नए नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, सतनाम, जय भीम।